Hi, act. Act as if what you do makes a difference because it does. Today is 16th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। नॉर्वे वो कंट्री है जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज श्री जेबी कृपलानी जी। श्री केसी नेगोए जी फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं फाइनेंस कमीशन के। वेवलेंथ रेड लाइट मैक्सिमम रखती है, सो इसका जो स्कैटरिंग है वो लीस्ट होता है, रेलेज लॉ 1/λ/4। सो दैट इज वाई रेड लाइट यूज की जाती है ट्रैफिक सिग्नल्स में। पैनक्रियाज वो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है जो सीक्रेट करता है इंसुलिन को। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, वेयर इन इंडिया इज द पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI का हेडक्वार्टर किस शहर में है। होजागिरी एक पॉपुलर फोक डांस है। दिस बिलोंग्स टू विच स्टेट। बिम्बिसार और बिंदुसार ये दो नाम है। बिम्बिसार वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। विच गैस वॉज रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी, उस गैस का नाम क्या था। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबलरी है रैन का मतलब विद्वेष है, द्वेष है, बिटरनेस है, रिसेंटफुलनेस है, स्पेशली व्हेन लॉन्ग स्टैंडिंग, जैसे इंडिया चाइना जो बॉर्डर इश्यूज हैं। अनफैथमेबल मतलब जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। इनकेपेबल ऑफ बीइंग फुल्ली एक्सप्लोर्ड और अंडरस्टूड। सोलेस का मतलब होता है आश्वासन देना, गिव कंफर्ट और कॉन्सोलेशन टू। आर्डर मतलब ललक, एंथुजियाज्म और पैशन, सीखने का, पढ़ने का एंथुजियाज्म और पैशन होना चाहिए। दिस इज प्रिसाइंट मतलब पूर्व ज्ञान रखने वाला। प्री मतलब पहले, पहले से आपको नॉलेज है उसकी। नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे टेकिंग प्लेस। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं। आज हम फिर से देखते हैं दिस AGR इशू जो टेलीकॉम सेक्टर में था, और टेलीकॉम सेक्टर वैसे भी कैश स्ट्रैप्ड है, तो गवर्नमेंट ने ये क्या रिलैक्सेशंस यहाँ पे दिए हैं। सेकेंड इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है 2 हफ्ते के अंदर ट्रिब्यूनल की वैकेंसीज को फुलफिल करो। जेई एडवांस्ड का कट ऑफ है वेलकम ओरियो। 28% जंप हुआ है फाइलिंग ऑफ केसेस में इन 2020। दिस इज NCRB रिपोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, NCRB रिपोर्ट। इससे रिलेटेड हम एक सवाल भी देखेंगे। कोविड-19 अपडेट्स हैं। बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन कैपिटल, ये डिबेट फिर से चालू हो गई। पॉल्यूशन या इकोनॉमी, विल ट्राई टू आंसर। आशा वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं, अदरवाइज दे विल गो फॉर इंडेफिनिट स्ट्राइक। दे आर वांटिंग सर्टेन दीज इंसेंटिव्स एंड ऑल जो उनको प्रोवाइड नहीं किए गए। एंड आशा वर्कर्स का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम समझेंगे। असम ट्रैक रीअलाइनमेंट थ्रू वेटलैंड अपोज, दिस इज दीपोर बील। ट्रांजिएंट ईजिंग जो रिलैक्सेशन हो रहा है थोड़ा इन्फ्लेशन में, टेम डाउन हो रही है, ये ट्रांजिएंट है, अभी इस पर रिलाई नहीं कर सकते। हार्डली द इंडिया चाइना सेंचुरी डेंग एनविजन, यहाँ हम बात करेंगे इंडिया चाइना रिलेशन, माओ जेडोंग फिलोसफी, डेंग जियोपिंग फिलोसफी और अभी शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, और इंडिया के साथ चाइना का रिलेशन एक बार ट्रेस करेंगे राजीव गांधी इरा के टाइम से, और आगे इसमें क्या फ्यूचर दिख रहा है। नो द एनिमी नो सेल्फ इज साउंड प्रोफेशनल एडवाइस। वॉरफेयर में नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ। इंडिया चाइना अवॉइडेड ओपन क्लैश फ्रॉम ओवर ओरिजिन्स ऑफ कोविड, ये ब्रिक्स समिट प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया। संसद टीवी इज द न्यू टीवी। देन स्पुतनिक लाइट है, PLI हुआ है ऑटो सेक्टर के लिए भी। साइबर प्राइवेसी, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, दिस इज आइस बेबीज। ज्योग्राफी सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, इस महीने में कंप्लीट कर लेंगे सारी मैपिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इस सीरीज में जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इनकी पूरी जर्नी को भी हम ट्रैक कर लेते हैं नेक्स्ट इस पूरे वीक में। ओके, दिस इज CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। लाइफलाइन फॉर टेलीकोज एज गवर्नमेंट ऑफर्स 4-year मोरेटोरियम ऑन ड्यूज। मोरेटोरियम मतलब टेम्पररी
स्टे लग गया है, टेम्पररी, उसमें अभी पेमेंट नहीं करना है, तुरंत देने के बजाय आप 4 साल बाद दे देना। मोरेटोरियम मिला है, जैसे लास्ट टाइम लोन मोरेटोरियम था, तो ऐसे ही यहाँ पर ड्यूज जो पे करने हैं टेलीकोस को, उनको मोरेटोरियम दिया। अब ड्यूज क्यों पे करने हैं? ड्यूज इसलिए पे करने हैं कि जो AGR है, एजीआर एजीआर के थ्रू इनको सर्टेन एक्स्ट्रा पैसे सरकार को देने चाहिए थे। ये जो इशू है ना, ये पिछले साल आया था और इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। एजीआर जो होता है वो होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये जो पूरी कहानी है ना, वो स्पेक्ट्रम की है। जैसे सरकार ने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया, किसी ने, एक कंपनी ए है, उसने वो स्पेक्ट्रम खरीद लिया। उस स्पेक्ट्रम को अब वो कंपनी ए मोनेटाइज करेगी, कॉल्स होंगे, डेटा होंगे, और सारी अलाइड एक्टिविटीज होगी। तो इसका जो सर्टेन रेवेन्यू जनरेट हुआ इस स्पेक्ट्रम और फैसिलिटी को यूज करके, उसका कुछ परसेंटेज, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उसका कुछ परसेंटेज इन टेलीकॉम कंपनीज को सरकार को देना पड़ता है। तो टेलीकॉम कंपनीज बोलती हैं कि ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ इसकी डेफिनेशन क्या की जाए। सरकार बोलती है कि ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है स्पेक्ट्रम से, ये वाइडर डेफिनेशन होनी चाहिए, तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और ज़्यादा शेयर बनेगा सरकार का। टेलीकॉम कंपनीज बोलती है ये जो रेवेन्यू जनरेशन है इसकी डेफिनेशन नैरो होनी चाहिए, तो कम रेवेन्यू जनरेट होगा और कम पैसा सरकार को देना पड़ेगा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो इस एजीआर की डेफिनेशन पे विवाद हुआ था। गवर्नमेंट की डेफिनेशन बोलती है कि सारे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उस स्पेक्ट्रम से, सबका कुछ परसेंटेज हमें चाहिए। और टेलीकॉम कंपनीज बोलती है कि जो केवल कॉलिंग और कोर सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हम केवल उसी का परसेंटेज शेयर करेंगे। तो इस दोनों पे डिफरेंस हो गया। फिर ये गया 2015 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपैलेट ट्रिब्यूनल में गया। तो यहाँ बोला गया जो कंपनी नैरो डेफिनेशन बता रही है एजीआर की वो सही है। बट 2019 में ये फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो गवर्नमेंट ब्रॉडर डेफिनेशन बता रही है एजीआर की वो सही है। फिर फाइनली इनको बोला गया 1.46 लाख करोड़ का पेमेंट आप करो, और इस पे भी इंटरेस्ट भी लगेगा। ऐसे करके अच्छा खासा पैसा टेलीकॉम कंपनीज को, सरकार को एज अ टैक्स रेवेन्यू देने का था। बट अब टेलीकॉम कंपनीज जब से जियो आया है ये ब्लीड कर रही है। बहुत सारी कंपनीज का तो पैकअप हो गया। बीएसएनएल को तो 4G पता नहीं कब मिलेगा, और वोडाफोन आइडिया भी एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। तो अब सरकार अपना स्टैंड थोड़ा सॉफन कर रही है और बोल रही है टेलीकोज को कि एक तो एजीआर अब नहीं ले रहे हैं इनसे, दूसरा जो और भी इंटरेस्ट और पेमेंट ड्यूज था वो तुरंत देने के बजाय 4 साल बाद दे देना, ऐसा रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तीसरा, 100% एफडीआई अब ऑटोमेटिक रूट से मिलेगा। ये क्या होता है ऑटोमेटिक रूट? जब एफडीआई आना है तो कुछ परसेंटेज, जैसे 100% हो गया, मतलब 100% एफडीआई बिना दिस आरबीआई और बिना पेपर वर्क इसके अपने आप वो ला सकते हैं इंडिया में ऑटोमेटिक रूट में। और अगर ऑटोमेटिक रूट नहीं होता है और एफडीआई लानी है तो उनको फिर पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा, गवर्नमेंट परमिशन एटसेट्रा, तो वो बहुत टीडियस हो जाता है। तो एफडीआई अब टेलीकोज में ऑटोमेटिक रूट से आ जाएगी, लेसर पेपर वर्क होगा और 100% एफडीआई हो सकती है ऑटोमेटिक, बिना गवर्नमेंट और इन सबको परमिशन एंड ऑल के, दिस दिस पूरे लोड में फंसे बिना। तो दिस इज ऑटोमेटिक रूट। तो ये रिस्पाइट मिला है, टेम्पररी रिलीफ मिला है टेलीकोज को, 4 ईयर मोरेटोरियम भी मिल गया, 100% एफडीआई हो गया ऑटोमेटिक, पहले 49 था। फिर कस्टमर शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीपेड टू पोस्टपेड वाइसी वर्सा विल नॉट रिक्वायर फ्रेश केवाईसी। एक ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, नो योर कस्टमर। अक्सर कंपनीज फोन वगैरह करती हैं अपडेट करो दिस एंड दैट, तो ये भी रिलैक्सेशन होगा। स्पेक्ट्रम ऑक्शन नॉर्मली जो हेल्ड होता है वैसा करेंगे। फर्दर जो 5G है उसको भी स्पीड अप करने की बात है। द पॉइंट इज टेलीकॉम सेक्टर इज ब्लीडिंग, सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड देम सर्टेन कैश बफर और इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज अबाउट टेलीकोस। सेकंड जो है वो एक और सेक्टर ब्लीड कर रहा है, वो है ऑटो सेक्टर। जैसे फोर्ड का पैकअप हो गया, तो ये जो फोर्ड का पैकअप हुआ ना, ये इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन सब मायनों में इट्स नॉट राइट, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऑटो और जैसे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको भी इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट लाओ, पीएलआई मिलेगा, जॉब बनेगा, ये सरकार का मैंडेट दिख रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगी, एक्सेलरेट करें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, ड्रोन्स एटसेट्रा। सो दिस इज अगेन स्टेप इन राइट डायरेक्शन।
बट यहाँ ना एक और मायना भी है, जैसे अभी केन एनर्जी का था, उसमें भी $1 बिलियन का नुकसान हो गया, सरकार को टैक्स मिलना था, अपन हार गए। यहाँ पे भी गवर्नमेंट एज सच गलत नहीं है, गवर्नमेंट की जो एजीआर की डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ये सही है। प्रॉब्लम है इन टेलीकॉम कंपनीज में, इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में, ये साउंड बिजनेस करते नहीं है, नुकसान में चले जाते हैं, फिर हमारे जो टैक्स पेइंग है मनी है उससे इनको बेल आउट किया जाता है। तो ये जो ट्रेंड अभी चल गया है इसमें भी एक वी नीड टू हैव अ वाइज डिसीजन, एक इसमें भी वाइज थॉट्स देने की ज़रूरत है कि मोरेटोरियम वगैरह जो है वो ठीक है, बट इससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है। जैसे केन और वोडाफोन का केस आ रहे, काफ़ी नुकसान हुआ हमें फाइनेंशियली, इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ। तो दिस इज़ अगेन वन सर्टेन डेवलपमेंट जहां हमें रीथॉट्स ज़रूरी है। ओके, तो एजीआर की डेफिनेशन वगैरह अब यही चैप्टर क्लोज होता है। रेवेन्यू का लॉस होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दैट इज़ वाई डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को 2 वीक का टाइम दिया ट्रिब्यूनल की वैकेंसीज। ये अगर एक और फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एग्जीक्यूटिव दैट इज गवर्नमेंट। ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट्स होते हैं, इन ट्रिब्यूनल्स में बहुत टाइम से वैकेंसीज है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट जजेस में भी वैकेंसीज थी, वो अभी हाल ही में 9 जजेस के अपॉइंटमेंट से 33 नंबर हो गया है सुप्रीम कोर्ट जजेस का। यहाँ भी वैकेंसीज हैं और वो फुलफिल नहीं हो रही है, और उस वैकेंसी में जिसको रखा जाता है वो चेरी पिकिंग है। तो कोर्ट ने इस बात पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन दिया है। डजंट द गवर्नमेंट हैव द पावर टू चूज समवन, अटॉर्नी जनरल ने कहा, के वेणुगोपाल साहब ने। ये किस आर्टिकल में है बताइए, अटॉर्नी जनरल। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट का मैंडेट है, वो चूज कर सकती है दिन ट्रिब्यूनल के चीफ को, बट उसका भी एक फेयर ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, वरना हम डिफीट करते हैं सैंक्टिटी को। ये जो सैंक्टिटी है सर्च कम सिलेक्शन कमिटी को, कि अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे फेयर मैनर में हो नहीं रहे, और अगर हो रहे हैं तो फिर उनको फिर फाइनली फुल वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल भी नहीं रहा है, डिले क्यों हो रहा है इन सब प्रोसेस में। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं यहाँ पे भी लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, लेट अस सी अब इसका क्या होता है। तो दिस इज ट्रिब्यूनल वैकेंसीज को फुलफिल करें, मोरेटोरियम है यहाँ पे लाइफलाइन टेलीकोज को। ये है वेलकम ओरियो। हुज ओरियो? ओरियो पेंगुइन है, ये पेंगुइन यहाँ पे आया है, दिस इज मुंबई का बायकुला जू में, दिस इज ओरियो। पेंगुइन्स कहाँ रहते हैं? पेंगुइन्स साउथ में रहते हैं, मतलब अंटार्कटिका। पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं? आर्कटिक में, मतलब नॉर्थ। 87.89 कट ऑफ स्कोर रहा जेई एडवांस्ड का, 18 स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक लिया है जेई मेंस में, एक्सेलेंट। देन दिस इज 28% जंप इन फाइलिंग ऑफ केसेस इन 2020। क्राइम से ना दो चीज है, एक तो क्राइम हुआ, दूसरा वो क्राइम रिपोर्ट हुआ। इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अंडर रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग मतलब क्राइम होता है बट वो एफआईआर नहीं होती, रिपोर्टिंग नहीं होती, तो वो क्राइम कभी भी ऑन रिकॉर्ड्स आता नहीं है। इसके लिए एनसीआरबी जैसे इंस्टीट्यूशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये रिकॉर्ड रखते हैं किस टाइप के केसेस आए, किस टाइप के केसेस में इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से केसेस टाइप डिक्लाइन हो रहे हैं। जैसे जब से कोविड-19 हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए। दिल्ली अभी भी अनसेफ है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे दिस जेंडर, दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देर इज़ अ इशू। तो यहाँ जो ट्रेंड हुआ है वो वायलेशन ऑफ कोविड-19, उसके केसेस बढ़े हैं। ये पूरा डेटा यहाँ पे दिया है, क्राइम फाइल। अब कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राइम रेट है, क्राइम रेट, कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे कम क्राइम रेट है। बट अगेन, जैसे तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, इनकी क्राइम रेट ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इधर बहुत ज़्यादा क्राइम है और बाकी राज्यों में क्राइम नहीं है। जैसे यूपी, बिहार, एमपी, अक्सर यहाँ पे जो रिकॉर्डेड डेटा है ना वो बहुत कम आता है, बिकॉज केस ही रिपोर्टिंग नहीं होगा, रजिस्टर ही नहीं होगा। तो ये भी एक, आई वाज रीडिंग इन वन आर्टिकल, एक बहुत बड़ा इशू है कि क्राइम होता है बट वो रिपोर्ट नहीं होता। रिपोर्ट नहीं होता तो वहाँ का जो नंबर है वो अंडर रिपोर्टेड हो जाता है। जबकि तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, दे आर रिलेटिवली बेटर इन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम। तो क्राइम में रिपोर्टिंग ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई ये जो इस टाइप के इनिशिएटिव्स हम देखते हैं, कल हमने सीसीटीएनएस पढ़ा था, अभी ई पुलिसिंग की बात है, साइबर पुलिसिंग की बात है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। वाई? सो दैट पुलिसिंग और क्राइम ट्रैकिंग है ये एफिशिएंट हो। तो इसी पे GS2 2018 पे एक सवाल आया था कि पुलिसिंग इज वन एस्पेक्ट,
ई गवर्नेंस एक अम्ब्रेला टर्म हम यूज कर सकते हैं। ई गवर्नेंस हर दूसरे डिपार्टमेंट में भी फिट हो जाएगा। E-governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about the critical importance of the use value of information. मतलब ई गवर्नेंस से आपने बायोमेट्रिक्स कलेक्ट कर लिए, अपने ड्रोन्स का यूज कर रहे हो, आप साइबर टूल्स का यूज कर रहे हो, तो दैट इज गुड, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। पर उसका यूज वैल्यू क्या है? जैसे आप डेटा जो कलेक्ट किया है, उस डेटा का यूज वैल्यू क्या है? वो डेटा क्या अरेंज्ड है? इंफॉर्मेशन यूजफुल डेटा में तब कन्वर्ट होती है जब वो प्रॉपरली अरेंज्ड और कॉम्प्रिहेंड हो पाए। तो उसकी यूज वैल्यू क्या है और उससे रिलेटेड राइडर्स क्या है कि उस यूज वैल्यू का एक्सेस क्या होगा, उस यूज जैसे प्राइवेसी वगैरह में सेफ्टी नेट्स क्या है, मिसयूज तो नहीं होगा। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दो चीज हमें यहाँ ध्यान रखना है, ये GS2 का है तो गवर्नेंस में हमें फोकस करना है, टेक्नोलॉजी में नहीं। टेक्नोलॉजी होता तो GS3 में पूछा जाता तो हम टेक्नोलॉजी में फोकस करते। यहाँ हमें सिलेबस का वीडियो अगर नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट वीडियो। प्रीलिम्स का भी एक वीडियो है और एक मेंस का भी वीडियो है, गो थ्रू दैट वीडियो। तो यहाँ हमें आंसर लिखना है ना, तो वो गवर्नेंस से फोकस करना है कि गवर्नेंस से हम जैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अभी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा आ रहा था। तो डेटा टेक्नोलॉजी इज गुड, बट उसका प्रॉपर यूजेज भी होना चाहिए। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन को हम लिंक कैसे कर रहे हैं गवर्नेंस के साथ, लिंक कैसे कर रहे हैं उस गवर्नेंस के साथ। थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ट्रेंड मेनली ड्यू टू वायलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स वगैरह है। डेटा बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज डेटा से ही हम क्या करते हैं, हम कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं, और वही इन्फरेंसेस फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में होता है, थिंक टैंक उसको यूज करता है। तो डेटा इज इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट पेज है, दिस इज नेक्स्ट पेज। क्राइम सी, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन डिप बाय 24%, साइबर क्राइम सी 55% राइज। बट ये डिप हुआ है क्या? ये ऐसा तो नहीं बिकॉज अंडर रिपोर्टिंग हो। साइबर क्राइम्स भी 55% राइज हुआ है, सो दिस इज देयर। देन बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन कैपिटल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फायर क्रैकर, इसके दो मायने। फायर क्रैकर मतलब पटाखे। ये जो चलाते हैं ना फायर क्रैकर, इसका एक तो से सोसाइटल वैल्यू भी है, फेथ भी है, कुछ सेलिब्रेट करना है जैसे विक्ट्री वगैरह, तो हम फायर क्रैकर्स यूज करते हैं, तो इसका एक मतलब सोसाइटल वैल्यू भी है। सेकंड जो इसका वैल्यू है वो ये है कि ये इकोनॉमी में बड़ा हेल्पफुल है। ये जो फायर क्रैकर है ये एक बहुत मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। जैसे सिवाकासी है तमिलनाडु में, वहाँ पूरा एक एरिया जोन ही है जो मतलब पूरा बिजनेस उनका फायर क्रैकर पे ही चलता है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल वहाँ पे एम्प्लॉयड है। तो हम आउटराइट बैन लगाएंगे तो मतलब हमने उनका राइट टू प्रोफेशन आर्टिकल 19, और प्लस अचानक से वो रोड पे आ जाएंगे, उनको कोई इकोनॉमी नहीं है, जॉब नहीं है। तो आउटराइट बैन लगाना भी गलत है। पर अगर बैन नहीं लगाएंगे तो पॉल्यूशन होता है, वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, IPCC। सो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड अ मिडिल वे। एक ग्रीन क्रैकर्स करके भी हमने एक इनोवेट करने की कोशिश किया था, CSIR का प्रोडक्ट था। दूसरी बात, इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाता है। कहने को हम बैन लगा देते हैं, बट वो इलीगली या दूसरे नॉन सेफ रूट से वो प्रोक्योरमेंट हो ही जाता है उन बैंड चीज़ों का। तो अगर फटाके अगर हम दिल्ली में बैन करेंगे तो वो गुड़गांव से आ जाएंगे, नोएडा से आ जाएंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो इससे रेवेन्यू लॉस भी होगा, सरकार का इनकम भी कम होगा। तो व्हाट शुड बी द फीजिबल वे? अदर वे अराउंड क्या हो सकता है, इसका आप सोचो। यहाँ अब टैलेंट दिखाने का मौका है। द पॉलिसी ऑफ पुटिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर, फॉर में हो या अगेंस्ट में हो, टेल योर पोजिशन। आर यू इन फॉर मतलब फेवर करते हो, अगेंस्ट मतलब यू डू नॉट फेवर दिस स्टेटमेंट ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर। और प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, और जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना वो भी सिलेबस के विद इन होना चाहिए। लाइक सोसाइटी सोचो, हिस्ट्री सोचो, इकोनॉमिक सोचो, एनवायरनमेंट, एथिक्स सोचो, इसके अलाउंग सोचो, और एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए बताइए। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये तो था बैन ऑन फायर क्रैकर। यहाँ आशा वर्कर की न्यूज़ है। आशा वर्कर्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए। आशा का फुल फॉर्म होता है अक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एक्टिविस्ट हैं, जागरूकता फैलाएंगे कहाँ पर? सोशल हेल्थ में, और इनको प्रॉपर रजिस्टर्ड भी है, एक्रीडेटेड है। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा।
तो ये ट्रेन फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं, ये कम्युनिटी से ही सेलेक्ट किए जाते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, फिर पब्लिक हेल्थ वगैरह जो बेसिक्स हैं वो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। 9 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स हैं आज की डेट में, और 33 स्टेट्स एक्सेप्ट गोवा, चंडीगढ़, पुडुचेरी में ये प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, 33 स्टेट्स में। सो इट्स अ ह्यूज नंबर, 9 लाख। कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइक ये जागरूकता करेंगे, आंगनवाड़ी वगैरह जाएंगे, वहाँ पूछेंगे बच्चों को टीका लगाया तो नहीं लगाया, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को एनकरेज करेंगे। सो दे ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस, दे एक्ट एज अ ब्रिज। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो ग्राउंड लेवल पे आशा वर्कर उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये फैसिलिटेट करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को, अवेयरनेस देते हैं, हेल्थ केयर एंटाइटलमेंट्स जो मिला है पुअर मार्जिनलाइज्ड को उनको हेल्प करते हैं, हेल्दी बिहेवियर करते हैं, कलेक्टिव एक्शन की तरफ मोबिलाइज करते हैं। फिर ये ओवरऑल जो सोसाइटी को हेल्थ केयर नीड्स हैं ग्राउंड लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर में, उसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती है, इनको ट्रेनिंग और स्किल्स भी दिया जाता है। तो दीज आशा वर्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, दे आर आस्किंग अ बेटर पे, 15,000 मंथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एटसेट्रा, और उस बात पे यहाँ पे अभी टसल है। तो दिस इज गवर्नेंस इशू, बट द आशा वर्कर्स आर इम्पॉर्टेंट। ये हमारा दिस लाइन ऑफ एक्शन है, आशा वर्कर्स है, स्पेशली कोविड-19 के बैकड्रॉप में दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ensuring दिस हेल्दी सोसाइटी। अब ये नॉर्थ एंड ईस्ट का न्यूज़ है। दिस इज असम ट्रैक रीअलाइनमेंट थ्रू वेटलैंड अपोज्ड। ये ट्रैक क्रॉस हो रहा था दीपोर बील से। दीपोर बील है रामसर साइट। रामसर साइट और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में डिफरेंस होता है। इंडिया की कौन सी झीलें, कौन सी वेटलैंड रामसर वेटलैंड मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में है? आंसर क्विज में हमने किया था। क्विज अटेम्प्ट एवरी डे, उससे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं हमारे। सेकंड, उससे एक डिसिप्लिन आ रहा है कि 25 मिनट में 25-30 मिनट में यू आर सॉल्विंग 25 मिनट में 25-30 क्वेश्चंस। रियल एग्जाम में 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो ये हेल्प करेगा आपको। क्विज बी रेगुलर। देन दिस इज साउथ न्यूज, गणपति बप्पा ट्रांजिएंट ईजिंग। यहाँ जो बात है वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का अभी डेटा आया और थोड़ा डिक्लाइन दिखा इन्फ्लेशन में, डब्ल्यूपीआई सीपीआई में। बट डोंट ड्रॉप द गार्ड्स, अभी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं। थोड़ा फ्यूल और फूड सॉफन हुआ है, उसके कारण डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। अभी भी हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ईज नहीं होना चाहिए। कटिंग फ्यूल टैक्स श्योर शॉर्ट वे है। फ्यूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उससे एक्साइज ड्यूटी लाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें वैट लगा देती है, और इनको बहुत अच्छी अर्निंग होती है सेंटर और स्टेट को। बट फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है एंड यूजर के लिए, तो गवर्नमेंट को टैक्स कट करना जरूरी है। मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइस प्रेशर उससे रिलीज होगा। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? डीजल से होता है। डीजल ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स वगैरह में। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, दैट मीन्स इन्फ्लेशन आ जाएगा, फूड और फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी। आईएचएस मार्केट का पीएमआई का डेटा होता है, और एक सीआईआई का पोल है सीईओज का। पीएमआई क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, उनके जो परचेजिंग मैनेजर हैं उनसे व्यू पॉइंट लिया जाता है कि आप परचेजिंग ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो। ज़्यादा कर रहे हो मतलब आप एक्सपेंशन की सोच रहे हो, कम कर रहे हो मतलब कॉन्ट्रैक्शन की। तो उसका इंडेक्स बनाती है आईएचएस मार्केट। सीआईआई भी जो सीईओज हैं उनसे उनका देखा जाता है डायरेक्शन क्या है, एक्सपेंशन मतलब वो बिजनेस को किस तरफ देख रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बिकॉज इनके जो डिसीजंस होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो ज़्यादा बेटर आइडिया बताता है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या नज़र आ रही है। तो अभी भी इन्फ्लेशन बना हुआ है, 6% रहेगा ये। आरबीआई का जो मैंडेट है 4+-2, उसके अपर थ्रेशोल्ड पे बना है। और इन्फ्लेशन होता है ना तो सेंटिमेंट्स इम्पैक्ट होते हैं, एंड इकोनॉमी इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स। जैसे सेंसेक्स है, फियर ऑफ फ्यूचर हाई इन्फ्लेशन है, डैम्पन करेगा सेंटिमेंट्स और रिटार्ड करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो इससे रिकवरी हमारी डिफिकल्ट होगी, जो हम वी शेप्ड सोच रहे हैं वो डिफिकल्ट होके यू हो जाएगी। कटिंग फ्यूल टैक्सेस श्योर शॉर्ट वे है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट एडिटोरियल। ट्रांजिएंट ईजिंग। सेकंड है वो तमिलनाडु का जो नीट का मुद्दा है। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि जो नीट एग्जाम है ये फेवर कर रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट को। इधर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम थोड़े दिन बाद हम देखेंगे। हार्डली द इंडिया चाइना सेंचुरी डेंग एनविजर। सी,
ये जो आर्टिकल लिखा है ये शशि थरूर साहब ने लिखा है। इंडिया चाइना सेंचुरी, जो डेंग जियोपिंग एरा में ये जो इंडिया चाइना सेंचुरी की बात किया था, ये एनविजन होता नहीं दिख रहा है, मतलब रियलिटी होता नहीं दिख रहा है, जबकि ये आउटराइटली चाइना की सेंचुरी होता ही दिख रहा है और इंडिया को सेकंड फिडल यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ रहा है। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि 21st सेंचुरी में जो चाइना है उसका रोल क्या हुआ और आने वाले टाइम पे चाइना कितना ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है इस पूरे एशियन रीजन में। बॉर्डर इश्यूज जो बने हुए थे, चाइना की हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि बाय टाइम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज चाइना नोज कि आने वाले टाइम पे वो बड़ा स्ट्रांग होगा, तो वो आज इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के मूड में है नहीं। दलाई लामा जी के जब इंडिया में आए दलाई लामा जी, तो इससे भी टेंशन क्रिएट हुआ। इंडिया ने भी बहुत केयरफुली यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर नहीं कहा, स्पिरिचुअल लीडर कहा दलाई लामा जी को। थर्ड एंगल आ जाता है पाकिस्तान का। चाइना की क्लोजर प्रॉक्सिमिटी है पाकिस्तान से। चाइना को एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, चाइना को इंटरेस्ट है एक्सेस ऑफ दिस इंडियन ओशन, और वो हो सकता है इजीली सी पैक चाइना के थ्रू। तो दैट इज वाई चाइना के लिए पाकिस्तान इतना डियर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। प्लस पाकिस्तान को चाइना एज अ टूल यूज करता है इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि इंडिया का पूरा ध्यान पाकिस्तान में लगा रहे। जो जो हमारे मीडिया है वो भी इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है। तो हम जो रियल थ्रेट है ना उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते, और रियल थ्रेट है चाइना। तो पाकिस्तान को एज अ टूल यूज किया जाता है इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और प्रॉक्सिमिटी है वहाँ पे। वन चाइना पॉलिसी है चाइना की, ये एक डेंजरस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चाइना का अगर हम हिस्ट्री देखें, तो चाइना में एक था माओ जेडोंग एरा। इससे पहले मतलब चाइना देखें तो बहुत एंशियंट एम्पायर्स वगैरह यहाँ पे रहे हैं। इससे पहले एंशियंट एम्पायर्स के बाद फिर चाइना को कोलोनाइजेशन किया। जापान एक इंपीरियलिस्ट पावर थी, जापान ने चाइना में बहुत एट्रोसिटीज़ की है। फिर एक टाइम आया था जब वाटरमेलन होता है ना, ऐसे चाइना को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड कर दिया। फिर एक टाइम आया जिसमें ब्रिटिशर्स ने ओपियम एडिक्ट बना दिया इस पूरे चाइना को। तो देर इज नो डाउट चाइना पे बहुत एट्रोसिटीज हुई हैं। फिर जापान वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ 1949, कुओमिंटांग पार्टी ताइवान चली गई, और फिर 1949 में दिस कम्युनिस्ट पार्टी चाइना बना, और पीपल रिपब्लिक चाइना अभी कहाँ पर है, ताइवान में है, कुओमिंटांग पार्टी। तो ये चाइना की हिस्ट्री है। दूसरा अगर इसकी डॉक्ट्राइन देखें, तो माओ जेडोंग डॉक्ट्राइन थी। तब ये था जान किलाई, मतलब स्टूड अप, स्टैंड करो, ये चाइना की डॉक्ट्राइन थी। फिर डेंग जियोपिंग डॉक्ट्राइन आई, इसमें आया बिकेम रिच, मतलब पैसे कमाओ, रिच बनो, रिच में ही पावर है, तो पहले खड़े हो फिर रिच बनो। अंडर शी जिनपिंग चाइना की अब डॉक्ट्राइन आ रही है कियांग खिलाई, मतलब अब पावरफुल बनने का टाइम है। तो चाइना में इकोनॉमिक माइट तो है, बट चाइना की मिलिट्री माइट को कोई भी इतना सीरियसली लेता नहीं है। तो चाइना अब अपनी मिलिट्री माइट को शोकेस करना चाहता है। तो जो गलवान क्राइसिस हुआ ना, वो चाइना अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ शो ऑफ करना चाहता था, एक मैसेज देना चाहता था कि हमने इंडिया को पीट दिया। अब ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है साउथ चाइना एंड अदर एशिया में, सब अब डर के रहे, दिस मैसेज दे वांट टू सेंड। बट यहाँ पे इंडियंस ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया, हमारी फोर्सेस ने, माउंटेन स्ट्राइक फोर्सेस एंड ऑल। तो ये स्टेलमेट टाइप सिचुएशन बन गई यहाँ पे। अब हमारे यहाँ ये है कि एशिया में अगर कोई एक कंट्री चाइना को चैलेंज कर सकता है तो वो है इंडिया। सो दैट इज वाई वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को एज अ टूल यूज करना चाहते हैं टू काउंटर दिस चाइना। अब इसमें जरूरी है कि हम इंडिपेंडेंट रहें, हम इंडिपेंडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खेलें, ना कि वेस्टर्न इंटरेस्ट। चाइना रिवेंजफुल राइज है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है। अब चाइना से हम डायरेक्टली ना डीकपल नहीं कर सकते इकोनॉमी। $100 बिलियन का ट्रेड है चाइना के साथ, आप कैसे डीकपल करोगे बायलेटरल ट्रेड को। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना ब्रिक्स का, उससे हमको भी बेनिफिट मिल रहा है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स हैं, ये सब रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी वगैरह, वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। सो वी कैन नॉट जस्ट डीकपल विद चाइना जस्ट लाइक दैट। तो करें तो करें क्या। अब शाओपिंग जो जियोपिंग डॉक्ट्राइन थी, जब जैसे 1988 62 में वॉर हुआ, उसके बाद एक थोड़ा डल फेस आ गया था, इंटरेक्शंस नहीं थे चाइना के साथ। 80s में इंटरेक्शंस फिर से स्टार्ट हुए।
तो यहाँ राजीव गांधी जी और इस डेंग जियाओपिंग का जो बात हुआ था वो ये हुआ था कि इंडिया और चाइना की कंबाइंड है ये आने वाली सेंचुरी। बट अब चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया के इंटरेस्ट डिफेंड नहीं हो रहे हैं। रेंज ऑफ कंसिडरेशन अब हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्टली ऐसे फाइट करना भी कोई वाइज डिसीजन होगा नहीं, अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। रिकनसाइलिंग इटसेल्फ टू प्लेइंग सेकंड फिडल, मतलब हम चाइना की यस में यस करते जाएं तो ये हमारे डेमोक्रेटिक सोवरेन कंट्री के लिए गलत होगा। या फिर हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हो जाएं, जैसे क्वाड वगैरह सिमिलर लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ हो रहे हैं, तो उसमें भी हमें हमारे इंटरेस्ट डिपेंड करना ज़रूरी होगा। तो फॉरेन पॉलिसी का यही होता है, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर परमानेंट इंटरेस्ट। और बड़े कैलिबर के साथ ये जो भी मैनूवरिंग है बहुत एप्टली हमें वॉक करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये डिसाइड करेगा आने वाले टाइम पे इंडिया का फ्यूचर क्या होता है। इससे मिलता जुलता दूसरा आर्टिकल है, जैसे वॉर मॉन्गरिंग। हम ऐसे ही बोल देते हैं लड़ लेना चाहिए, ये नो, वॉर मॉन्गरिंग इज बैड। वॉर जो होती है वो हमेशा बहुत कैलकुलेटेड और रेस्पॉन्सिबली लड़ी जाती है। जैसे 1971 का केस हम देखते हैं, सैम मानेकशॉ को बोला इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ने कि बैटल फ्रंट ओपन कर दो बांग्लादेश में, बांग्लादेश को लिबरेट कराने के लिए। सैम मानेकशॉ ने बोला वेट वेट, जब राइट टाइम होगा, जब कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, चीजें हमारे फेवर में होगी, देन वी विल ओपन दैट फ्रंट। तो जो वॉर है ना, वॉर मसल से नहीं जीती जाती है, वॉर जीती जाती है माइंड से, एसएसबी। वहां आपका मसल पावर चेक नहीं हो रहा है, वहां आपकी माइंड पावर चेक हो रही है, लीडरशिप हो रही है, रिजॉल्व है या नहीं है, डिटर्मिनेशन है या नहीं है, विल पावर है या नहीं है, सोचने का तरीका क्या है, ये चीजें ज्यादा मायने रखती है। सो वॉर में इट्स नॉट मसल, इट्स माइंड प्लस स्ट्रैटेजी। तो यही आर्टिकल यहाँ पर है, नो द एनिमी नो सेल्फ इज साउंड प्रोफेशनल एडवाइस। ये एक डॉक्ट्राइन है, चाइना की डॉक्ट्राइन है। इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ, you need not fear the result of 100 battles because you will win anyway, because you know yourself, you know your enemy. If you know neither the enemy nor yourself, आप हर बैटल हारोगे। तो ऑलवेज नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ। तो अब हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, ये तो फॉरेन डॉक्ट्राइन थी, फॉरेन पॉलिसी। मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, इसमें भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी बात माननी चाहिए। एक्सपर्ट्स जिनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, डेटा है, वी शुड लिसन टू देम। ये जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली एक्सपर्ट्स। अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, मतलब एक इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे फॉरेन पॉलिसी में हम बताते हैं दैट इज वन थिंग, बट हमने एक डेडिकेटेड सर्विसेज बना रखी है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आते हैं, इनका दिन रात का ही यही काम है, फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करना। तो इनके इनके थॉट्स, इनके इनके जो सजेशंस हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइज करना ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग को। तो इंफॉर्मेशन हो, और इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। इंफॉर्मेशन को जब आप कैटेगराइज करते हो, इंफॉर्मेशन से डिस्टिल करते हो लर्निंग्स, तो वो कहलाती है नॉलेज। और फिर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, और उसके लिए लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। हम एकेडमिक प्रेजेंस बढ़ाएं, मिलिट्री प्रोफेशनल से सीखें कि हम कैसे आगे इस बात को डील करें। मिलिट्री और सिविल कोऑपरेशन ज़रूरी है लीडरशिप में। तो ये सब बातें लिखी हुई है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो आज की डेट में है, ये एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। एक तो सेंट्रल एशिया में अलग टेंशन चल रहा है, यहाँ चाइना अलग हॉस्टाइल बना है, श्रीलंका अलग पॉकेट में है, पाकिस्तान हमेशा से हॉस्टाइल रहा। So the point is, we need to institutionalize decision making, listen to real experts. जिंगोइज्म, सोशल मीडिया नॉइज से कुछ नहीं होता है, लिसन टू रियल एक्सपर्ट्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है ये कई बार काउंटर करता है, नेगेटिव फॉल आउट ज्यादा होते हैं, तो वी नीड टू बी केयरफुल। इंडिया चाइना अवॉइडेड ओपन क्लैश ओवर ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19। जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड चल जाता है बॉयकॉट चाइना, बट वो ट्रेंड उन्हीं मोबाइल से चल रहा है जो चाइना से इंपोर्ट करा है। तो दिस इज द आयरनी। एनईपी स्कूल्स फ्यूचर है, कोविड-19 के कारण ऑनलाइन मॉडल सूनर देन इमेजिन्ड हो गया। अ रिलेशनशिप टाइड टू शरिया लॉ। अब ये जो शरिया लॉ है ना, आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल, जैसे सोशलिज्म है, सोशलिज्म थोड़े टाइम बाद इसकी इतने डेफिनेशंस हो गई, इतने वर्जन हो गए कि एक्चुअल सोशलिज्म क्या है किसी को पता ही नहीं है। सेम इज विद शरिया, इसके इतने वर्जन्स बन गए, हर किसी ने अपना वर्जन बना दिया। नोबडी नोज व्हाट एक्चुअली दिस इज। Then crime in the pandemic year or on the draw, gambling during Euro,
चैंपियनशिप, दिस इज ओरिजिन्स ऑफ कोविड। अब सी WHO का रोल क्यों क्वेश्चन है, बिकॉज लास्ट ईयर जब बोला इमरजेंसी डिक्लेयर करो, पैंडेमिक जो हो रहा है कोविड का, WHO ने बहुत टाइम किया, इंटरनेशनल इमरजेंसी उसको डिक्लेयर करने में काफ़ी टाइम लिया। चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर नहीं की गई कि जब ह्यूमंस में फैल रहा है, हफ्ते हफ्ते तक चाइना बोलता रहा कि ये नहीं फैल रहा है, ये जूनोटिक नहीं है, लाइक दैट। अगर ये लैब मेड है तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कराना ज़रूरी है। कितनी सारी जाने गई, नुकसान हुआ, चाइना का अगर यहाँ पे रोल है, ये लैब मेड है तो उसका जांच होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ कोविड। बट प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ डायरेक्टली भी इसको नहीं बात किया, अगेन बिकॉज डिप्लोमेसी एंड दिस रियलिटीज pragmatism, amenable terms, role of WHO is important। देन ये नया टीवी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है संसद टीवी। पहले राज्यसभा टीवी था, फिर लोकसभा टीवी आया, लोकसभा था, फिर राज्यसभा आया, और अब दोनों को मर्ज कर दिया संसद टीवी में। क्यों? ताकि डुप्लीसिटी जो हो रही है रिसोर्सेज की, वो यहाँ पे प्रॉपर बेटर एफिशिएंसी है, यूटिलाइजेशन बेटर हो, तो सिनर्जी आएगी यहाँ पे। तो एक नाम हो गया है संसद टीवी, नायडू साहब और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी है, इन्होंने ऐसे इसको इनॉग्रेट किया। लोकसभा टीवी कब आया था? ये ब्रेन चाइल्ड था फॉर्मर स्पीकर सोमनाथ चटर्जी साहब। सोमनाथ चटर्जी साहब का जो रोल रहा है ना एज अ स्पीकर, वो भी बहुत कमेंडेबल रहा है। प्रोबिटी और जो एथिक्स आप लेके आए वो बहुत कमेंडेबल है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वो अपनी पार्टी अफिलिएशन छोड़ सकता है, जिस पार्टी से वो स्पीकर बना है, और सोमनाथ चटर्जी साहब ने वही किया था। इससे क्या होता है, वो इम्पार्शियल ज़्यादा रह पाता है सोमनाथ चटर्जी साहब। तो इन्होंने लोकसभा टीवी लेके आए थे, और फिर राज्यसभा टीवी भी आया था, अब दोनों मर्ज हो गया है, संसद टीवी बन गया है। देन दिस इज अबाउट स्पुतनिक है। स्पुतनिक रशिया की वैक्सीनेशन है कोविड की। अब इसका एक नया वर्जन आ रहा है, लाइट। फ्रेश स्टार्टर रिपोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब ऐसे जो बिल आते हैं ना, इन बिल में बहुत R&D नहीं करनी चाहिए। जैसे ये पहले बिल आया था, अभी ये बिल क्या हुआ, वापस वॉश कर दिया, बिकॉज एक्ट तो है नहीं है। अभी अब नया ड्राफ्ट बनेगा। तो जो ड्राफ्ट होते हैं ना, उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें जो हमें फोकस करना चाहिए वो ये कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज प्राइवेसी, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या लूप होल्स हैं, ये जो बैकग्राउंड पॉइंट्स हैं स्टैटिक, वी शुड फोकस ऑन दैट। जैसे ये बिल आया था, अभी अब नया फिर से ड्राफ्ट कर रहे हैं, बट थीम इसमें यही रहेगी कि डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग का क्या तरीका हो, सेंसिटिव जो डेटा ये ले लेते हैं मोबाइल से, बायोमेट्रिक लेते हैं, इसको कैसे गवर्न करें, डेटा स्टोरेज जो है वो इंडिया में ही होना चाहिए, फॉरेन में नहीं होना चाहिए। दीज आर सर्टेन एरियाज। और ये जो डेटा है उसका एक्सेस किसको मिलेगा, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसका क्या होगा, ये फाइन डिटेल्स यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये लुटियंस दिल्ली है, इसका नेचर चेंज हो रहा है। कैबिनेट ने PLI ऑटो के लिए भी क्लियर कर दिया है, बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ब्लीड कर रहा है। ग्रीन हाईटेक इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी एनकरेज किया जाएगा। टाटा ग्रुप इंटरेस्टेड है एयर इंडिया को खरीदने के लिए। ये नया आईफोन 13 अभी डेब्यू किया इंडिया में, केवल 69,900 का है, वो भी मिनी का। प्रो का तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस है। माइक्रोसॉफ्ट टू बाय बैक अप दीज मैनी 60 बिलियन इन शेयर्स। अभी जो एप्पल है ना, एप्पल की भी ये $1 ट्रिलियन कंपनी बनी ना, तो देर इज अ रीजन ये $1 ट्रिलियन कंपनी क्यों बनी। इनकी जो मार्केटिंग और जो स्ट्रैटेजी है ना, वो मतलब एक्सेप्शनल है। जैसे मिनी लॉन्च किया 46,000 में आईपैड मिनी। अब बट ये 64 GB ही है, अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो नेक्स्ट आपको सीधा 256 का लेना पड़ेगा, और वो आएगा 60K में। बट जब 60K अगर कोई खर्च करेगा तो वो सोचेगा मैं प्रो ले लेता हूँ 68-69,000 में। सो दिस वे दे ट्राई टू प्ले विद योर साइकोलॉजी, और जो इतना जो सेल होता है, एक हाइप बनाते हैं। देर इज अ रीजन ये क्यों $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है। इनका एक ट्रेंड अगर आप देखो ना, देर इज अ क्लियर कट रीजन, दिस इज डेट ऑफ हाउस होल्ड्स। तो मतलब मार्केटिंग एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरी कंपनीज है ना, वो यहाँ पे डिफीट कर देती है। प्रोडक्ट इज जरूरी, बट उसका जो प्रेजेंट किया जा रहा है ना, उसमें जैसे स्टीव जॉब्स भी अनपैरेलल था। अब जैसे लाइटनिंग पोर्ट यूज करते हैं ये अपने आईफोन्स वगैरह, एक अलग ही पोर्ट यूज करना है, USB-C यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज एक्सेसरीज से इन्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इस बात पे भी जो यूरोपियन यूनियन है, उसने अभी एक इशू रिलीज किया था कि स्टैंडर्डाइज होने चाहिए सारे पोर्ट्स स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। तो ये एक बात है। ऐप स्टोर में भी ये बहुत तगड़ा कट लेते हैं, 30% कट लेते हैं ये सारे डेवलपर से। तो $1 ट्रिलियन कंपनी फॉर अ रीजन है ये। ओला कॉमेंसेस सेल ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब
ओला जो टैक्सी कैब ऐप था वो अब ईवीज में वेंचर कर रहा है। यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया फॉर्म न्यू पार्टनरशिप। अफगानिस्तान सी गर्ल फुटबॉल टीम को अभी पाकिस्तान जाना पड़ा बिकॉज यहाँ तालिबान में बैन है। यूएस जनरल वॉज कंसर्न ट्रम्प कुड स्टार्ट अ वॉर, बट ये अब इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पे सवाल खड़े करता है। यूएई में अभी T20 होगा। दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, टाटास खरीदना चाहते हैं एयर इंडिया को। ये है मोरेटोरियम एजीआर ड्यूज में। आइस आइस ये हम्बोल्ड पेंगुइन है। करंट्स पढ़ते हैं ना, तो हम्बोल्ड करंट कहाँ पर है? आंसर हम्बोल्ड करंट। देन दिस इज संसद टीवी है ये। स्टूडेंट्स तो आ गए हैं बट अभी भी नंबर्स कम है यहाँ पे। अटेंडेंस अभी थिन है, स्कूल्स कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। देन दिस इज अबाउट अफगानिस्तान। सी सीडीएस का स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान में सी मोर टर्मोइल। अभी यहाँ पे बहुत इंटरनल वॉर, फॉरेन पावर प्रेजेंस और इसका स्पिल ओवर जो सराउंडिंग कंट्रीज में है, इट इज गोइंग टू बी अ लार्जर बिगर केओस इन अपकमिंग टाइम। 214% राइज हुआ केसेस रिलेटिंग टू फेक न्यूज एंड रूमर्स। देन दिस इज हाउ फ्लाइंग चेंज्ड। और चिल्ड्रन लॉकड आउट बिकॉज ऑफ कोविड-19, उनसे बचपन छिन गया। हिस्ट्री लेसन्स फ्रॉम तालिबान। जॉय ऑफ लर्निंग ज़रूरी है, एजुकेशन में प्रेशर नहीं बनाए, ये जो रैट रेस है ये नहीं बनाए, अननेसेसरी ग्लोरीफाई नहीं करें अचीवर्स को, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग टू टॉप। बस एक टॉपर को हम इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स अदर स्टूडेंट है वो अननेसेसरी मेंटल इमोशनल ट्रॉमा में आ जाते हैं। तो ये जो लर्निंग है ना, पूरा एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल ज़रूरी है। दिस इज़ डेडलाइन फॉर इन्फोसिस, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस दूर करें। तो बाकी रिपीटेटिव न्यूज़ है। दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस। अभी हम एक इस सीरीज में देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इस एक आध हफ्ते में हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ये है लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ओके, तो पहले जो था वो था गवर्नर ऑफ बंगाल 57 टू 72। 72 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा और इसमें जो बॉम्बे और दिस चेन्नई, इसको अंदर कर दिया जाएगा बंगाल के अंदर। तो अब पोस्ट हो जाएगी गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल। इसमें ये तीन नाम आज हम देखते हैं। ये 1833 तक रहेगा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। पहला है वॉरेन हेस्टिंग। 73 टू 85 तक ये गवर्नर यहाँ पे थे। इन्हीं के टाइम पे आएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73। काउंसिल ऑफ बंगाल बनेगी। सुप्रीम कोर्ट बनेगा, फोर्ट विलियम पे एस्टैब्लिश होगा सुप्रीम कोर्ट। एशियाटिक सोसाइटी होगी, पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। मुगल पेंशन शाह आलम टू को बंद कर दी जाएगी। अबॉलिश होगा डुअल सिस्टम इन बंगाल, जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। ट्रेजरी मुर्शिदाबाद से कैलकाटा जाएगी। ऑगस्टस हिक्की पहला न्यूज़पेपर होगा बंगाल गजेट 80 में। एंग्लो मराठा वॉर 75-82 में होगी पहली। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगी 82-84 में। रोहिल्ला वॉर होगी। रिंग फेंस पॉलिसी, मतलब इंडियन जो थे प्रिंसेस उनको रिंग फेंस करना चालू कर दिया है। कैलकाटा मदरसा एस्टैब्लिश होगा। कलेक्टर की पोस्ट बनेगी। फर्स्ट गवर्नर जनरल टू प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बिकॉज फ्रॉड्स वगैरह होंगे। और फर्स्ट रोहिल्ला वॉर में जो इरेगुलरिटीज हुई, लैंड सेटलमेंट का एक्सपेरिमेंट होगा और ट्रांसलेशन होगा भगवत गीता बाय चार्ल्स विल्किंस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको मैं अभी सेपरेटली शेयर भी कर दूंगा। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई। तो अब हम आ गए 85 में। इसके बाद और भी आएंगे हम, ये तीन अब आज देख रहे हैं 1900 1800 तक। इसके बाद नेक्स्ट कल दूसरे देखेंगे। सेकंड जो होता है वो कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नवालिस के टाइम पे ही लोअर कोर्ट और एपेलेट कोर्ट बनेगा। ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, जमींदारी वगैरह, बिहार और बंगाल में 93 में आएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगा, टीपू सुल्तान डिफीटेड। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस का पुराना एक्सपीरियंस यूएसए में भी काफी रहा है, तो वो यहाँ वो एक्सपीरियंस को यूज करके कॉर्नवालिस कोड बनाएगा, सिविल कोड। इंट्रोडक्शन फॉर सिविल सर्विसेज होगा। संस्कृत विद्यालय बनारस में होगा। जोनाथन डंकन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जो अभी वाराणसी है। फिर सनसेट लॉज भी आएगा कि इस लॉ का एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये है कॉर्नवालिस 93 तक। फिर जॉन शोर इज इंपॉर्टेंट। जॉन शोर 98 तक रहेंगे। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन होगा। चार्टर एक्ट आएगा 93 का। सेकेंड रोहिल्ला और बैटल ऑफ खरदा होगा निजाम और मराठाज में। ये एक दो बार पढ़ने पे ये सारे डेट्स याद हो जाते हैं और कई बार वन लाइनर सीधे प्रश्न पूछे गए हैं इनसे।
तो ये तीन है 1800 तक, 1773 टू 1798 तक, वॉरेन हेस्टिंग और ये सारे काम, अर्ल ऑफ कॉर्नवालिस एंड दिस इज जॉन शोर। अब कल हम देखेंगे 1833 तक, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ जाएगा। ओके, इफ टू इज सब्सट्रैक्टेड, बड़ा आसान था, इससे दो, जो ऑड है उससे दो करें, इवन से +3 कर दें, ऐसे लिख लेना चाहिए और नीचे ऐसे आप लिख दो। अरेंज प्रॉपरली करेंगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो ये 5 7 9 दो बार आए हैं। अगेन सिंपल इक्वेशन है, x माइनस वाई इतना है, 4x माइनस 6y दिस है x12y7। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है 180 n-2। पॉली मतलब बहुत सारे ऐसे पॉलीगॉन है, तो n मतलब वो साइड्स बता रहा है, 180 n-2। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 हो जाता है, दिस बिकॉज पूरा कवर हो जाएगा, तो ये 360 डिग्री है। बस इक्वल कर दो, 180 n-2 इज ट्वाइस 360 गिवन है, तो n इज इक्वल टू 6। तो ये पॉलीगॉन क्या है, हेक्सागन है। 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day? 1 day में कितना लगेगा? Answer: 18 binders bind 900 books in 10 days. How many binders will be required to bind 660 books in 12 days? Easy है. Put some effort. Easy है. If a quarter kg of carrots cost 60 paisa, how many paise will 200 grams cost? Quarter मतलब 1/4. This 60 paisa. Answer: सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट सॉल्यूशंस है। ये तीन आज बड़े अच्छे से आप देखना, मैं इसको भी तुरंत शेयर कर रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स, अर्ल कॉर्नवालिस और जॉन शोर। ओके, विद इन अ वीक हम ये सारे देखने वाले हैं, जितने भी गवर्नर जनरल, वाइस रॉयज वगैरह हुए हैं। ओके, देन दिस इज चाइना के बारे में समझना जरूरी है। दिस कियांग किलाई बिकमिंग पावरफुल जोन में है शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन। नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ। देन दिस इज इंडेफिनिट स्ट्राइक है, ब्लैंकेट बैन फायर क्रैकर। ओपिनियंस बताइए। दिस इज ई गवर्नेंस। ऑल राइट, सो दिस इज द 16th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.